और फैज साहब, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने, हालांकि आप तो पड़ोस में ही रहते हैं हमारे। अरे वकील साहब सही कह रहे हैं आप, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ। आप बहुत दफ़ा मुझे बुला चुके हैं कि घर पे आओ घर पे आओ, बस वकील साहब क्या करेंगे, मसरूफियत ऐसी है कि टाइम नहीं मिल रहा। फिर आपको पता भी है कि दो बीवियाँ। बहरहाल आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल के जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसकी क्या ज़रूरत थी? हमारे घर से कोई मेहमान सूखे मुंह वापस नहीं जाता। देखें फैज साहब, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी, लेकिन इसकी किस्मत उतनी ही ख़राब है। तलाक होके घर आ चुकी है। मैं तो ये सोच सोच कर ही कुड़ता रहता हूँ कि पता नहीं इसका क्या होगा। वकील साहब आप टेंशन न लें, बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बीवियों से बात कर लूँ कि वो कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर लें। अरे फैज साहब परेशान क्यों ना हो, तलाक याफ्ता लड़कियां कितनी ही कम उम्र खूबसूरत क्यों ना हो, ऐसे वैसे रिश्ते आते हैं जैसे रंडवे या फिर दूसरी तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद अफराद। आप तो जानते हैं कि कुछ लोग जायदाद की लालच में आएंगे, जो कि मेरे पास है नहीं। हाँ वकील साहब वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें इंशाल्लाह बेहतर होगा, अच्छा फैसला होगा आपकी बच्ची के लिए। फैज साहब छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो जाए, मुझे तो कहते हुए भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। फैज साहब आप मेरी बच्ची को अपने निकाह में, मेरा मतलब है आप क्यों नहीं अपना लेते मेरी बच्ची को? अरे वकील साहब मैं इस काबिल, और मैंने दूसरी शादी भी औलाद के लिए की थी। फैज साहब मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर और मैच्योर शख्स दूर दूर तक नज़र नहीं आता, और आप तो जानते हैं कि मैं दिल का मरीज़ हूँ। एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फैज साहब मेरी बेटी को सब आप समझ कर ही अपना लें। क्या बात है फैज साहब, इतने बन ठन के कहाँ से आ रहे हैं? और ये चेहरे पे मुसर्रत की लाली क्यों है? कहीं नहीं, बस वो वैसे ही, वो अपना है ना पड़ोसी वकील साहब नबी बख्श, उनके घर पे गया था मैं। मैंने तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। तो कर लो, हम सुन रहे हैं। कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया कर, और ज़रा गौर से सुन ले। मैं तीसरी शादी कर रहा हूँ। क्या क्या? इस उम्र में क्या सूझी आपको तीसरी शादी की? अरे ऐसी कौन सी रांड बेवा है जो तुझ पे डोरा डाल रही है? अरे बुढ़ा तू सटिया गया क्या? अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ नरगिस, दाढ़ी का बाल अभी तक कोई सफ़ेद नहीं है, और वैसे भी शादी तो मैं करूँगा, तुम लोग जो मर्जी है कर लो। अरे मेरा क्या है, जहाँ मैंने दूसरी बर्दाश्त की वहाँ तीसरी भी कर लूंगी। वैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तीसरी शादी दूसरी का सदका होगा। खुर्शीद तुम्हें इजाजत दे न दे, मगर मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तूने मुझसे शादी किस लिए की थी? औलाद के लिए ना। अब तो औलाद हो गई, अब क्या मकसद है? मैं ये शादी सवाब के लिए कर रहा हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सवाब की खातिर। अरे नरगिस, खुद को कुड़ाने का कोई फायदा नहीं। मैंने बर्दाश्त किया, तू भी कर ले। वैसे मैंने इस शख्स के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हें रोना है ना तो तुम रो, मगर मैं नहीं रोऊंगी। मैं तो इस बुढ़े को 8-8 आंसू रुलवा दूंगी। देखती हो तीसरी शादी कैसे करता है, पछताएगा ये। तू कुछ ज्यादा ही चैंटे कर रही है। हाँ तो क्या करेगा तू? मैं दूंगा चमाटा खींच के। पागल कहेंगी, मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इजाजतों की। शादी करके रहूंगा मैं, और रोज इस घर में आएगी, ये मेरा अटल फैसला है। बुड्ढे ने अपनी मनमानी कर ही ली, ले आया दुल्हन। हाँ कर ली तुमने अपनी मनमानी, ले आए इस चुड़ैल को। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस डाइन को इस घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगी, समझ जा। चल दफाओ, दफाओ ना ऐसे। क्या कर रही है, क्या कर रही है? दूंगा एक चमाट खींच के मैं। तो बिल्कुल पागल हो जा रही है।
खुर्शीद समझा इसको। अरे तुमने कौन सी समझदारी दिखाई है जो मैं इसे समझाऊं? हर कोई मेरी तरह सब्र करने वाला थोड़ी होता है। ये इस घर में नहीं आएगी चुड़ैल, तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। अच्छा फिर तू मर जा, मैं तेरी लाश के ऊपर से भी गुजर जाऊंगा। मैंने तुझे तीसरी शादी करने की इजाजत दी थी, जिसको तूने हमारे सर पे लाके बिठा दिया है। थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और तुम लोग को जेल भिजवाऊंगी, देख लेना। ओह बस कर दे बस, वरना तुझ पर दिफा 3500 लगाऊंगी। सारी उम्र जेल में चक्की पीसेगी चक्की। मैं भी वकील की बेटी हूँ, डरती नहीं हूँ तेरे धकोसलों से, समझी? अरे ओ नरगिस, पुरान बकाए बाहमी से रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, वरना जलती रहेगी, कुड़ती रहेगी। अरे मुझसे सीख, मैंने तो क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया है। आओ तुम्हें भी कमरा दिखाती हूँ। तो आप दोनों ने अपने शौहर को तीसरी शादी करने की इजाज़त दी थी? जी, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। खुर्शीद तो बहुत सब्र वाली है, इसने औलाद की खातिर अपने शौहर को मुझसे शादी करने की इजाज़त दी थी, मगर मैंने उसको तीसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दी। उसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये तीसरी शादी की है और मैं चाहती हूँ कि आप उसके ख़िलाफ़ केस करें और उसे जेल भिजवा दें। मैंने सुना है ऐसा हो सकता है। जी, सज़ा तो उसे मिल सकती है, क्योंकि तीसरी शादी करने के लिए कानूनी तौर पर पहली दोनों बीवियों से इजाज़त की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, उसे सज़ा दिलवाकर आपका गुस्सा तो शायद ठंडा हो जाए, लेकिन अगर जेल से उसने आपको तलाक भिजवा दी तो इस सूरत हाल के बारे में आपने सोचा है? क्योंकि उसकी जो तीसरी शादी है वो कानूनी तौर पर फिर भी वैलिड रहेगी, चाहे उस शादी करने के लिए आपने उसे परमिशन दी है या नहीं दी। अरे मैडम, मैं भी तो इसको यही समझा रही हूँ, मगर यही उछले जा रही है। अरे एक बच्ची को लेकर तलाक के बाद कहाँ जाओगी? सब्र करो बस। आखिरी फैसला तो आपका है, आप अच्छी तरह से अपनी सिचुएशन के बारे में सोच लें। अगर आप फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहेंगी तो हम तो आपकी हेल्प के लिए हाजिर हैं ही। हाय हाय नजीस औरत, मेरे मग को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई है? देख, मेरा बर्तन नापाक कर दिया इसने। अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा के रखा है दोनों ने? ये ले मार। और हाँ, चिल्ला मैं नहीं रही थी, ये गेंडी चिल्ला रही थी। मेरी एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इंसान की बच्ची बनकर इस घर में रहोगी तो ये बात तुम लोग के लिए बेहतर होगी। और अगर फिर भी गुंडागर्दी की तो मुझे भी कम मत समझना। याद रखना, वकील की बेटी हूं मैं। दिफा नंबर 2000 लगवाऊंगी तुम पर। 10 साल तक जेल में सड़ोगी दोनों, 10 साल तक। मेरा ख्याल है दिफा नंबर 900 बेहतर रहेगी। उम्र भर के लिए जेल में जाओगी तुम दोनों, उम्र भर के लिए। हाँ, याद आया, दिफा नंबर 1400 लगवाऊंगी। उसमें पुलिस वाले गंजा कर देते, गंजा। और दोनों गंजी होकर कैसी लगोगी? हाँ हाँ, तेरा बाप सुप्रीम कोर्ट का जज लगा हुआ है ना, जो तू दिफाओं पे दिफाएं लगवा रही है। हाँ हाँ, वो आम की चुसी हुई गुठली आराम से रहे और मुझ पे इस तरह रोब छाड़ने की जरूरत नहीं है। खुर्शीद, बहुत दिन हो गए WWF किए हुए। और इधर सुन, तूने भोलू पहलवान का नाम सुना है? हमारे चच्चा थे, चच्चा। तो खुर्शीद हो जाए। अरे हाँ, चल चल चीजें, इसको गंजा कर। बचाओ। सालिसी काउंसिल की इजाजत के बगैर दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अगर सालिसी काउंसिल की इजाजत के बगैर शादी की गई तो मर्द को जहेज की कीमत अपनी बीवी या बीवियों को अदा करना होगी। ये कीमत उसकी जायदाद बेचकर हासिल की जाएगी। नीज 1 साल तक कैद और 5000 रुपए तक जुर्माने की सजा भी हो सकती है। अब्बा, आज उन 2 चुड़ैलों ने मुझे बहुत मारा, बहुत तशद्दुद किया है मुझ पर। अच्छा, फैज फारूकी की बीवियों की ये जुर्रत।
कि वो नबी बख्श एडवोकेट की बेटी के ऊपर हाथ उठाएं। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी आकर फैज से बात करता हूँ। नहीं अब्बा, आप फैज से कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि आप उन 2 भैंसों को गिरफ्तार करवाइए, उन पर केस करवाइए। अब्बा, आप उनको सजा दिलवाएं। मैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती हूँ। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, देखो मैं क्या करता हूँ इनके साथ। फैज साहब, आपकी दोनों बीवियों के खिलाफ आपकी तीसरी बीवी पे तशद्दुद के इल्ज़ाम है। थाने में शिकायत आई है हमारे पास आपकी दोनों बीवियों के खिलाफ। नरगिस और खुर्शीद, तुम दोनों जी 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 तुम्हें थाने चलना होगा हमारे साथ। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। ये शिकायत की किसने? मैंने कंप्लेन करवाई है। आप तो काम धंधे के सिलसिले में बाहर रहते हैं और घर में ये दोनों मेरा जीना दुश्वार कर देती हैं। अरे तो मुझे तो बता दिया होता। नरगिस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं, झूठ है ये। छोटी मोटी खटपट तो घर में होती है ना, तो ये मामूली बात थाने थोड़ी जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है बीबी, और अब तो बाकायदा घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून पास हो गया है और सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर हो गई हैं इसकी। फैज साहब, आप शरीफ आदमी लगते हैं, इसलिए इस वक्त तो मैं आपकी इज्जत का ख्याल करके वापस जा रहा हूँ और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आइंदा कोई भी शिकायत थाने में आई तो मैं सख्त से सख्त एक्शन लेने पे मजबूर होऊंगा। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? पहले आप मुझे गारंटी दिलवाएं कि अब ये दोनों मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगी। मैं माफ करता हूँ, हमसे गलती हो गई। हम लोग अब एक दूसरे के बहुत प्यार मोहब्बत से रहेंगे। छोटी बहन है ना तो हमारी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ ठीक है ना बच्चों को। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जाएं, आप जाएं। आजा ना, हमारे सीने से लग जा। छोटी बहन है ना हमारी, आजा आ तू जा। बस बस, अगर तुम दोनों की वजह से अरूज को कुछ हुआ तो वो दिन तुम दोनों का इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं दोनों को तलाक दे दूंगा। कितने मोटी मोटी जुएं हैं तेरे सर में। मेरा तो दिल चाहता है इस जू की तरह उस डाइन को मसल के रख दूं। वक्त मौरी सारे बाल नोच डाले मेरे। ऐ दफा कर नरगिस, हम उस वकील की बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम लोग। मैं नहीं हार मानने वाली। मैं मीना कुमारी को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। अरे इस बार कुछ हुआ ना तो उसका वकील बाप हमें हवालात की हवाई खिलवा के दम लेगा। वो साईं बाबा कह रहे थे कि ये आखिरी तावीज़ है, फजर के टाइम ये फरीता चलाना है, फिर देखना ये नागिन जो है ना इस घर से निकल जाएगी। कहते हैं साईं बाबा का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अरे यहाँ से भी साफ कर ले, देख धब्बा। कर रही हूँ ना। सऊदी अरब में काला जादू करने के जुर्म में 2 औरतों को सजाए मौत। जुम्मे की नमाज के बाद जद्दा में संसार किया जाएगा। दिल में पढ़ना अकबर, इतनी जोर से क्यों पढ़ रही है? मैं तुम दोनों को एक खबर इसलिए सुना रही हूँ कि जादू टोने के जरिए मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पाकिस्तान में दिफा 7550 के तहत जादू टोने की सजा मौत है, मौत। जी फरमाइए, आज किस तरह आना हुआ? सुलह सफाई होगी आप लोगों की या आपने मुकदमे का फैसला कर लिया? मैडम गजब हो गया। वो पहले आप ये बताइए, पाकिस्तान में जादू टोना करने की सजाए मौत होती है? नहीं। वो ना, अब आपसे क्या छुपाना, वो कहते हैं ना डॉक्टर से और वकीलों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हमने ना उरूज पर जादू टोना किया था ताकि वो हमारे काबू में आ जाए, लेकिन उस वकील की बेटी ने हमें कहा कि
दफात नंबर 4000, दफात नंबर 5000, 6000, 2000 से सऊदी अरब में सजाए मौत हो जाती है, और वही दफात पाकिस्तान में भी है, उससे भी सजाए मौत हो जाती है। बीबी, पाकिस्तान पीनल कोड में सिर्फ 511 दफात है, हजारों में नहीं है। तो पता नहीं आप लोग किस किस्म के मसाइल लेकर आ जाते हैं मेरे पास। मैडम आप तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी वकील हैं, आपके पास तो आमिल बाबा और जादूगरों वगैरह के नंबर होंगे, तो मैडम किसी का नंबर हमें देना ताकि वो मनहूस उरूज हमारे घर से निकले। काला जादू करने वाला हो, ऐसा जादू करे कि घर से दफन हो जाए वो। मोहतरमा, मैं एक वकील हूँ और आप लोगों के जिस किस्म के मसाइल हैं ना, उसमें कानूनी हल नहीं है इन बातों का। खुदा के लिए आप लोग अपने खानदान वालों के साथ ही मामला डिस्कस करें, घर में बैठ के सुलह सफाई से अपने मसलों का कोई हल ढूंढें, किसी खानदान के बुजुर्ग को साथ बिठाएं, हो सकता है वो कोई अकल की बात करे। आप लोग इस किस्म के मसाइल लेकर आ जाते हैं। अरे मैडम फिर भी आप किसी का तो नंबर देना हमें। जी जी, ये शहरोज, आप इनकी कोई मदद कर सके? शहरोज के बहुत जानने वाले हैं, इनके तो बल्कि मामू भी है ना, मुझे तो एक मीटिंग में जाना है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337A के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्म की नौइयत के एतबार से 2 से 14 साल तक की कैद बामुशक्कत की ताज़ीर लगेगी, या फिर इस्लामी अहकामात की रोशनी में उस पर ज़िमन, कसास या अर्श का इतलाक भी हो सकता है। रोज दरवाजा खोलो। रोज, अरे घर पे अकेली थी, कोई इसे मार के तो नहीं चला गया? रोज दरवाजा खोलो। चलो भाई, चलो चलो। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो तुम लोग? अबे ओ मेंढकी, क्या बकवास कर रही है? क्या मतलब है तेरा? अरे ओ छछूंदर की औलाद, जूती खींच के मारूंगी, खोल दरवाजा। फैज साहब, अपनी इन फिरौन की बेवाओं जैसी शक्लों वाली बीवियों से कहें कि इस घर की मालकिन से जरा तमीज से बात करें, या फिर अपनी बकवास बंद रखें। बकवास फिलहाल तुम बंद करो, दरवाजा खोलो। अरे ये दरवाजा अब तुम्हारे लिए कभी भी नहीं खुलेगा। ये मकान तुमसे उरूज फातिमा खरीद चुकी है, समझे तुम? और अब ये तुम्हें अपने मकान में घुसने नहीं देगी, क्योंकि अब यही इस मकान की असल मालिकान है। मतलब? अरे क्या बकवास कर रहे हो बुड्ढे? अरे तुम दोनों बाप बेटी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कंगले कहीं के। ये मेरा घर ही कोई 5 करोड़ का होगा। खोल दरवाजा। अरे ये बकवास नहीं, हकीकत है, हकीकत, समझे तुम? पूरे 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मेरी बेटी ने मकान खरीदा तुम लोगों से। अरे इस मकान की सेल डीड भी मेरे ही पास है। सेल डीड? कौन सी सेल डीड? जब मैंने मकान बेचा ही नहीं है तो सेल डीड कहाँ से आ गई है? ये तुम बाप बेटी के दोनों के कोई चाल है। रोज चलो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। एक्सक्यूज मी, शौहर थे, अब मैंने खुला का केस दायर करवा दिया। अब आपको जो कहना हो अदालत में कहिएगा। अच्छा, तो तुम लोगों की ये चाल थी, मेरा मकान हथियाना चाह रहे थे। अबे ओ खनखजूरे की शक्ल के मुंशी, तुझे मैं बहुत मारूंगी। क्या मतलब है तेरा? सही से बता। अरे फैज साहब, बेहतर होगा कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाएं, वरना ट्रेस पासिंग का केस बनवा दूंगा आप पे। चलिए आप जाइए यहाँ से। सुरूज ने हमें घर से निकाल दिया, मेरी तो बद्दुआ है उसके बाप को लकवा हो जाए, उसके कब्र में कीड़े पड़े, उसको पानी भी नसीब ना हो पड़ते वक्त। अल्लाह, बस बस, आराम से, हौसले से। आप कौन है? अरे मैडम यही तो है हमारे शौहर, शौहर नामदार फैज साहब। जो कुछ भी हुआ है ना वैसे इन्हीं की वजह से हुआ है मैडम। देख लिया तीसरी शादी करने का नतीजा, उस छैल छबीले ने तेरा बुढ़ापा खराब कर
दिया। खामोश हो जाओ, हर जगह टें 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 लगाई हुई है। मैडम मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा मैडम अरूज और उसके बाप नबी बख्श ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है, बल्कि मुझे और मेरी दोनों बीवियों को घर से निकाल दिया। और मैडम नबी बख्श ये कहता है कि मैंने ये मकान अरूज को बेच दिया है और वो उसके कागजात भी दिखा रहा है। हालांकि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे पास ही है। अरे मैडम, ये मकान मेरा जेवर बेच के ही तो लिया था इन्होंने। मैडम ये मेरी बच्ची का हक है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें इंसाफ दिला दीजिए, हमारे सर से छत छीन ली है, हमें हमारी छत दिलवा दो आप। ये जमीन कब खरीदी थी आपने? बलूचिस्तान असेंबली ने 2014 में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास किया था। इससे कबल 2013 में सिंध असेंबली भी इसी नौइयत की कानून साजी कर चुकी है, जबकि पंजाब असेंबली ने हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ निस्वां का बिल मंजूर किया है। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए थे, क्या वो सब लोग हाजिर हैं? जी सर, मेरे क्लाइंट फैज फारूकी और दीगर गवाह अदालत में मौजूद हैं। जनाबे वाला, मेरी क्लाइंट उरूज फातिमा भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। पेश नज़र केस में मुद्दई फैज फारूकी ने यह दावा दायर किया है कि उनकी तीसरी बीवी उरूज फातिमा ने उनके मकान पर कब्जा करके उनको और उनकी दोनों बीवियों को बेदखल कर दिया है, जबकि डिफेंडेंट उरूज फातिमा का दावा है कि उन्होंने ये मकान बाकायदा अपने शौहर से ख़रीदा था और उसकी सेल डीड भी अदालत में जमा करा दी गई थी। अदालत को यह भी बताया गया है कि मुद्दई उरूज फातिमा ने खुला की दरख्वास्त अलहदा अदालत में अपने शौहर के खिलाफ जमा कराई है। लिहाजा अदालत एडवोकेट आमना कबीर को ये मौका देती है कि वो अपने क्लाइंट के हक़ में अगर कुछ कहना चाहें। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं अदालत के सामने एक इंफॉर्मेशन रखना चाहूँगी कि फाजिल वकील साहब ना सिर्फ अपने क्लाइंट उरूज फातिमा के डिफेंस अटर्नी हैं, बल्कि ये इस खातून के वालिद साहब भी हैं। और योर ऑनर, जिस मकान के खरीदने का दावा किया जा रहा है, फाजिल वकील साहब इस मकान की जाली सेल डीड बनाने में भी मुलव्विस है। योर ऑनर, जो सेल डीड अदालत में पेश की गई है वो फोर्ज्ड है और आगे चलकर इस हेयरिंग में मैं इस बात को साबित भी कर दूंगी। थैंक यू सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस आमना मेरी और मेरी बेटी की किरदार कुशी कर रही हैं। मेरी बेटी ने फैज फारूकी साहब से ये मकान कीमतन खरीदा है और वो मजबूर होकर उन्होंने अपने शौहर और सौकनों को मकान से बेदखल किया है। जनाबे वाला, क्योंकि ये लोग उस पर तशद्दुद करते थे, अगर ये ऐसा ना करती तो इसकी जान को शदीद खतरा था। अरे जज साहब, ये वकील तो एक नंबर झूठा है, हैं? ये तो झूठों का सरदार है, खबर में कीड़े पड़ेंगे तेरे। खबरदार, जो तुमने मेरे पापा की शान में गुस्ताखी की, जबान खींच लूंगी तुम्हारी मैं। जबान तो मैं तेरी गुद्दी से खींच लूंगी, भरी अदालत में तुझे गंजा कर दूंगी, समझी तू? बस बहुत हो गया। ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब, आप ऑर्डर ऑर्डर क्या कर रहे हैं? ये डाइन उरूज जब से हमारी जिंदगी में आई ना, इसने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है। अरे इस मनहूस की वजह से तो हम खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। सरासर झूठ बोल रही है दोनों औरतें। He is an officer of the court. आप तमीज से बात करें। ये अदालत है या मछली बाजार? अब किसी ने एक लफ्ज बोला तो उसे यहाँ से सीधा जेल भेज दूंगा। योर ऑनर, आई एम सॉरी, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर मैं अपोलोजाइज करती हूँ। आइंदा बगैर परमिशन के ये लोग कोर्ट में नहीं बोलेंगे। लेकिन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में हैं। सर, एक लम्हे में इनके साथ धोखा करके इनका घर इनसे छीन लिया गया और इन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। योर ऑनर, इस वक्त ये शदीद परेशान है और फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी मैं इनकी तरफ से अपोलोजाइज करती हूँ। सर जनाबे वाला, मैं भी अपनी बेटी की तरफ से माजरत चाहता हूँ। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट फैज साहब को अदालत में बयान देने की परमिशन चाहती हूँ। इजाजत। फैज साहब, आप अदालत को बताएंगे कि किस तरह आपकी तीसरी बीवी उरूज ने आपके मकान पर कब्जा किया? जज साहब, नबी बख्श साहब मेरे पड़ोसी भी थे और मेरे दोस्त भी थे। जज साहब, मैंने इनकी बेटी से तरस खा कर शादी की थी, क्योंकि इनकी जवान बेटी को
तलाक हो चुकी थी। मैंने अरूज से निकाह किया कि मैं इसका सहारा बन सकूं। हालांकि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं थी। जज साहब, तकरीबन 3 माह पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ। और फैज़ मियाँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? वकील साहब, ठीक हूँ बस। ये हार्ट अटैक के मामला ऐसे ही होते हैं, इसमें तो सर गाड़ी और पैर पहिया करना पड़ता है। सही कह रहे हैं वकील साहब आप। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पानी पियेंगे आप? हाँ, उठे उठे उठे। अरे भाई उरूज बेटा, अब तुम्हें दामाद मियाँ का हर तरीके से ख्याल रखना है। इनकी दवा वक्त पर देनी है, इनके आराम का ख्याल रखना है, ठीक है बेटा? बिल्कुल अब्बा। अरे वकील साहब, बेचारी से जो कुछ होता है करती है वो फैज़ मियाँ, ये मैं कुछ कागजात लेकर आया था ज़रूरी। दरअसल बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डोमिसाइल वगैरह, ये इसके लिए शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद ही सब कुछ हो सकेगा। तो अगर आप इस पे दस्तखत कर दें तो ये उरूज फातिमा नबी बख्श से उरूज फैज़ हो जाएगी। जैसे आप मुनासिब समझें। जज साहब, जब मैं सेहतयाब हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इस मकान को फ़रोख्त कर दूं और मैं एक ऐसा मकान ख़रीद लूं जो 3 मंजिला हो, जिसमें मेरी तीनों बीवियां अलग अलग पोर्शन में रिहाइश इख्तियार कर लें, ताकि आइंदा के लिए इनमें कोई झगड़ा ना हो। इन दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया और फिर उरूज ने खुला की दरख्वास्त भी दायर कर दी। जज साहब, उससे पूछें आज तक मैंने उसके साथ क्या बुरा किया है। इंतहाई परले दर्जे का झूठा इंसान है ये मक्कार। मैंने इसकी दोस्ती में न जाने क्या क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इस शख्स को दिया। ये तो मेरी बेटी को इन बीवियों से पिटवाता था। और जनाबे वाला, जो असल बात है ना, वो मेरी बेटी आकर आपको अदालत में बताएगी। मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर कि मेरी बेटी उरूज फातिमा को भी अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त? उरूज बेटा, बताओ, अपने जुल्म की पूरी दास्तान अदालत ने तुम्हें पूरा पूरा मौका फराहम किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फैज़ मेरे अब्बा की उम्र के, लेकिन मेरे पापा ने मेरी इनसे शादी ये सोचकर करवाई थी कि ये मैच्योर आदमी है, मुझे खुश रखेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब मैं इनके घर गई तो वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। फैज़ अपना मकान बेचना चाहते थे और पूरे 1 करोड़ 30 लाख में मैंने उनसे मकान खरीदा है और अब उस मकान की मालिक मैं हूँ। मेरे पापा ने तो इनकी मदद की थी इनका मकान खरीद के, मगर जिस दिन मैं इस मकान की मालिक बनी, इनकी दोनों बीवियां मेरी जानी दुश्मन बन गई। अपनी जान बचाने के लिए मैं सेपरेट हो गई। योर ऑनर, उरूज साहिबा से कुछ सवालात करने की मुझे भी इजाज़त है। इजाज़त है। उरूज साहिबा, क्या आपके नॉलेज में ये बात है कि जिस मकान को ख़रीदने का आप दावा कर रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है? जी हाँ। और आपके मुताबिक आपने ये मकान सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख में ख़रीदा, क्यों? फैज़, अगर किसी बाहर के बंदे को ये मकान बेचते तो शायद उनको 5 करोड़ मिल जाते। मुझे ये तो बताएं कि ये 1 करोड़ 30 लाख की रकम आपके पास कहाँ से आई? मैंने अपना जेवर बेचा था और कुछ पैसे पापा ने दिए थे। कितने रुपए के जेवरात थे आपके पास और किस ज्वेलर को बेचे हैं आपने? जी, उसकी सारी रसीदें और हिसाब किताब मेरे पापा के पास है। जी हाँ जज साहब, विक्की ज्वेलर्स को ये सोना बेचा गया है जिसकी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं। ये रसीदें इस बात को साबित कर देंगी। जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। विक्की ज्वेलर्स तो इनके भाई का दामाद है। मोहतरमा, आपको अपना मौक़िफ़ बयान करने का पूरा मौका दिया जाएगा। बैठ जाइए। योर ऑनर, ये मोहतरमा दुरुस्त फरमा रही है।
विकी ज्वेलर असल में इनका रिश्तेदार है और उसकी एक छोटी सी कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। योर ऑनर, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि 8-10 लाख रुपए की ज्वेलरी उसने खरीदी हो। और वैसे भी अरूज साहिबा, आप अदालत को बताएंगी कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम आपने किस तरीके से पेमेंट की थी इसकी? कोई बैंक ड्राफ्ट या चेक? वो हमने कैश पेमेंट की थी। 1 करोड़ 30 लाख रुपया आपके पास घर में कैश की सूरत में मौजूद था। जी वो कुछ पेमेंट घर में मौजूद थी और कुछ हमने बैंक से निकलवा ली थी। कितने पैसे आपके बैंक के अकाउंट में मौजूद थे? कितने पैसे आपने अकाउंट से निकलवाए? उसकी कोई रसीद, कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई बैंक स्टेटमेंट मिल सकती है जो अदालत में पेश की जाए? योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए कि इस खातून के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। ये अदालत में ये प्रूव नहीं कर सकती कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए की पेमेंट फैज साहब को अदा की गई। योर ऑनर, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस मकान की खरीदो फरोख्त असल में की गई। सर, ये सरासर झूठ बोल रही हैं। जनाबे वाला, ओरिजिनल सेल डीड तो अदालत को पेश की जा चुकी है। अब मजीद कौन से दस्तावेजी सबूत चाहिए आपको? जी, आप अदालत को ये भी बताइए कि ये सेल डीड किस ऑफिस से बनवाई गई थी? डीसी ऑफिस से। और कहां से? डीसी ऑफिस के रजिस्ट्रार इस वक्त अदालत में मौजूद हैं गवाही देने के लिए। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाजत चाहती हूँ कि रजिस्ट्रार साहब को कटहरे में बुलवाऊं ताकि वो अपना बयान कलम बंद करवा सके। इजाजत। सर, मेरा नाम हसीब अहमद है और मैं रजिस्ट्रार हूँ लैंड डिपार्टमेंट में। एडवोकेट नबी बख्श ने फैज साहब के मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो हमारे दफ्तर से ही बनवाई थी। उसके ऊपर जो स्टैंप है वो मेरा ही है, लेकिन सिग्नेचर मेरे नहीं है। और ये सेल डीड सर 15 सितंबर को बनवाई गई थी, जबकि मैं 14 से 20 सितंबर तक सिक लीव पे था। और हमारे ही एक दफ्तर के क्लर्क हैं जुबैर खान, उन्हीं दिनों में उन्होंने काफ़ी 2 नंबर काम किए थे। नैब ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। सर, मैं दावे से कहता हूँ कि ये सेल डीड जाली है और यही सेल डीड जुबैर खान ने ही बनवाई थी और उसने नैब के सामने अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मेरे गवाह के बयान से ये बात साफ तौर पर साबित होती है कि अदालत में पेश की गई सेल डीड जाली है। इसके अलावा योर ऑनर, वकील साहब और उनकी बेटी उरूज अदालत में अपना दावा साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। उनके पास ना तो इस ट्रांजैक्शन की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ना ही वो अदालत में ये बात प्रूव कर सके हैं कि उनके पास इतने फाइनेंसेस थे और इन फाइनेंसेस की लीगल तरीके से कोई ट्रांजैक्शन भी हुई है। इन तमाम शवाहिद के पेश नज़र मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को उसका घर वापस दिलवाया जाए और इन जाली डॉक्यूमेंट्स को मनसूख किया जाए। थैंक यू सर। वकील साहब, इस मुकदमे के मुतालिक फाइनल आर्गूमेंट्स देना चाहेंगे आप? जी नहीं जज साहब, मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो रही है। मैं अदालत से मज़ीद वक्त चाहता हूँ। अदालत के पास वक्त नहीं है, हमें और भी केसेस सॉल्व करने हैं, लिहाजा इस मुकदमे का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। आप बैठ जाइए। मुद्दई फैज फारूकी ने इस अदालत में एक दावा दायर किया है कि उसकी तीसरी बीवी उरूज फातिमा और उसके ससुर नबी बख्श एडवोकेट ने जाली सेल डीड बनवाकर मुद्दई के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की है। मुद्दई का ये मौक़िफ़ भी है कि मकान फरोख्त करने की मद में उन्होंने ना तो किसी से कोई रकम ली है और न ही एडवोकेट नबी बख्श को मुख्तारनामा जारी किया है। लिहाजा अदालत इन तमाम कागजात को मनसूख कर दे। दौरान समाअत मुद्दई अपना दावा साबित करने में कामयाब रहा है, जबकि मुद्दा अलैह अदालत में जायदाद खरीदने का सबूत फराहम करने में नाकाम रहे हैं। रजिस्ट्रार ने अदालत में आकर इस सेल डीड को जाली करार दिया है। लिहाजा ये अदालत मुद्दई का दावा डिक्री करती है और नबी बख्श एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल को रेफरेंस भेजती है कि उनके खिलाफ जाली कागजात बनाने पर बार काउंसिल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।